नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। भारतीय राजनीति में 21 साल पहले एक सक्रिय नेता के तौर पर उतरने वाले राहुल गांधी को राजनीति का ककाहरा सीखने में बहुत समय लग गया। इसके पीछे कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन एक बात तय है कि भारतीय राजनीति में बतौर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सबसे चर्चित नेताओं में शुमार है। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के भीतर ही चर्चित नेता है। राहुल विरोधी पार्टियों में भी लगातार चर्चा में रहते हैं। इसके पीछे विशुद्ध राजनीतिक कारण है। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस के ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्हें घेरना उनके विरोधियों के लिए आसान साबित होता है और घेरे जाने का अधिकतर मौका राहुल गांधी खुद मुहैया कराते हैं। आपको राहुल गांधी के कई ऐसे बयान याद होंगे जिनको लेकर न सिर्फ राहुल को विरोधियों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा, बल्कि कई मौकों पर कांग्रेस को बैकफुट पर भी जाना पड़ा। राहुल गांधी अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियां बटोर लेते हैं। उनका कोई न कोई बयान भारतीय राजनीति को गर्मा ही देता है। विशेष तौर पर राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर होते हैं तो विदेशी मीडिया या प्रवासी भारतीयों के बीच विवादित बयान देने से भी नहीं चूकते हैं। भाजपा और सरकारी संस्थाओं के साथ साथ जांच एजेंसियों पर उनके कटाक्ष कई बार सियासी विवाद खड़ा कर देते हैं। राहुल कभी भारत के लोकतंत्र को ब्रोकन यानी टूटा हुआ कहते हैं, तो कभी सीबीआई और ईडी को परजीवी कहकर संबोधित करते हैं। और तो और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशभक्त नहीं मानते हैं, तो कभी भाजपा सरकार को नफरत फैलाने में व्यस्त बताते हैं। हालांकि ऐसे बयानों की प्रामाणिकता साबित करना खुद राहुल के लिए टेढ़ी खीर साबित होता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है विदेश में राहुल का बयान, देश में मचा सियासी घमासान। तो भारतीय राजनीति में एक बार फिर विदेश में दिए गए बयान को लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बोस्टन में दिए गए भाषण ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। राहुल ने अपने संबोधन में भारतीय चुनाव प्रक्रिया, ईवीएम और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद भारतीय राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है, जिससे भाजपा यह करार दे रही कि राहुल गांधी का बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और यह बात और है कि बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है या नहीं, या कानूनविद तय करेंगे। लेकिन इस पर चर्चा करेंगे, उसके पर देख लेते हैं हमारी रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन शहर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने रविवार शाम भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll is supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा का कहना है कि राहुल गांधी जिस थाली में खाएंगे, अगर उसी में छेद करेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं, अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। दरअसल राहुल 2 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। राहुल गांधी शनिवार देर रात को अमेरिका के बोस्टन एयरपोर्ट पर उतरे थे। इसके बाद रविवार को उन्होंने जो बयान दिया, उस पर देश के भीतर सियासत गर्मा गई है। ये तय है कि राहुल को देश वापस लौटने पर भी बीजेपी के तल्ख सवालों का सामना करना होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सोहेल खान की रिपोर्ट।
तो विदेश में राहुल का बयान, देश में मचा सियासी घमासान, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं अमित साहू जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं रायपुर से, रितेश त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, संजय द्विवेदी जी शिवसेना यूबीटी नेता मुंबई से हैं, राजपुंज जी हैं शिवसेना नेता मुंबई से ही जुड़ गए हैं, शिल्पी चौधरी जी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता लखनऊ से हैं और भूपेन्द्र सोलेरी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के लिए। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले रितेश जी आपसे ही सवाल है, राहुल जी का ये बयान जो अभी आया है, बयान तो बहुत सारे आए हैं उनमें बाद में चर्चा कर लेंगे, ये जो बयान अभी आया है इसको लेकर आपकी पार्टी क्या मानती है? अरे भाई, देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत देश है, ऐसे में वहां अपनी ही बदनामी हो रही है। अगर ये कह रहे हैं वहां से होना भी क्या है जो वो बता रहे हैं बोस्टन में। जी त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल खोला और इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें बोस्टन में जो अमेरिकी प्रवासी उनके सम्मुख ऐसा स्टेटमेंट दिया है। पर मैं जब देश की संस्थाओं के अंदर, देश की सर्वोच्च सदन पे अगर ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात तो ये है कि निशिकांत दुबे जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के संघीय, पूरे देश के संघीय ढांचे पर, देश के संवैधानिक ढांचे पर प्रहार करते हैं और देश में गृह युद्ध की बात देश की सदन में खड़े होकर करते हैं। ये उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है जो राहुल गांधी जी ने बोला, उसको विवादास्पद बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपना एक एजेंडा चला रही है। अगर आप उस बयान की बात कर रहे हैं तो मैं आपके समक्ष 5 बयान प्रस्तुत करना चाहता हूं, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। 2015 में कैलिफोर्निया के सामने प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि देश में भ्रष्टाचार का संस्कृति है, भ्रष्टाचार का कल्चर है और हमारे सबसे बड़े कहा जाए विद्रोही कहा जा सकता है, हमारे सबसे बड़े दुश्मन चीन की धरती पर 16 मई 2016 के संघाई शहर में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 साल पहले तक हम खुद को भारतीय कहने पर शर्म महसूस कर रहे थे। इनकी पार्टी की सांसद ने यहां तक कह दिया कि देश 2014 में आजाद हुआ तो कहीं ना एक कुठारा कहा था। ये सियोल में कहा था कि वहां कहा था? ये संघाई में कहा था, 16 मई 2016 के दिन कहा था। और ये इनकी, और 28 अप्रैल 2015 को जेटली जी ने कहा था कि देयर इज नो सच बाउंडेशन टू स्टॉप प्राइम मिनिस्टर फॉर एनी स्टेटमेंट इन एनी कंट्री। ये इनका स्टेटमेंट है इनकी पार्टी की। अब मैं जेटली जी पर कोई कमेंट इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आज जो कहीं कहीं ब्रह्मलीन हो गए, पर जब ये देश की गरिमा को तार तार करते हैं और देश की सरकार पर उन्होंने ये भी कहा था कि पहले भारत स्कैम इंडिया था और अब भारत स्किल इंडिया है। और सबसे बड़ी बात कि जब भारत के सैकड़ों बच्चों को विदेशी धरती पर जंजीरों के माध्यम से देश में भेजा जाता है, वो देश की थू-थू होने वाला लक्षण है या हमारे राहुल गांधी जी का देश की संवैधानिक ढांचों पर जो भारतीय जनता पार्टी कुठाराघात करने पर सवाल करना है वो है। और अगर प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, उनका यहाँ उनका दूसरे देश पे जाके ये बयान देना कि 65 लाख वोट बढ़ गए, ये बढ़ गए, और उनके बयान तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बयान हमने आपसे इस बयान पे पूछा था। आप निश्चित तौर पे अमित साहू जी से इसका उत्तर लीजिएगा जो प्रधानमंत्री जी ने या हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो जहां कहा। हम तो इस बयान पे कांग्रेस की प्रतिक्रिया चाह रहे हैं। बिल्कुल सही, मैंने प्रतिक्रिया दी और यह भी पूछना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए उनने देश की गरिमा को तार तार किया और उनसे भी ज्यादा गरिमा को तार तार सदन में उनकी पार्टी के सांसद करते जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने अगर ये सवाल पूछ लिया कि महाराष्ट्र में इतने वोटर ही नहीं जितने वोट पड़ गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये डिजिटल एज है, आप चाहे भारत में वो कोई बात उठाएं या अमेरिका में उठाएं और पूरा देश देख रहा है जिस तरह से हमारा पासपोर्ट 148 नंबर पे पहुंच गया, हमारे युवाओं को किस तरह से अमेरिका ने धक्के मार के निकाला, ये पूरा देश भारतीय संस्कृति की और भारत की दुर्दशा को देख रहा है। और सवाल पूरे दुनिया भर के पेपर, दुनिया भर के जो भी मुखपत्र हैं इस बातों को उठा रहे हैं और जोर शोर के साथ उठा रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। और उन सारी बातों को हवा भारतीय जनता पार्टी के निष्कांत दुबे जैसे सांसद दे रहे जो कह रहे हैं कि देश के अंदर गृह युद्ध जैसे आसार है। तो इस सारी बातों पर सवाल तो खड़े होते हैं त्रिपाठी जी। और अगर राहुल गांधी ने इन्हीं बातों को देश की जनता के सामने, जो वहां भी बैठे हैं वो अप्रवासी भारतीय ही हैं, इसी मुट्ठी से जन्मे, इसी मुट्ठी से पल बढ़ के आगे गए, तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। और देश के संघीय ढांचे पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी निरंतर करते आ रही है और सबसे बड़ा प्रहार तो अभी कल ही सदन पर हुआ है। चीन की तारीफ कर दें, चीन की नीतियों की तारीफ कर दे रहा हूं। तो हमारे मोदी जी ने पहले ही खड़े हो कह दिया है कि भारतीय कहने पे हमें शर्म आती थी। इस पर भी सवाल खड़े करिए आप, उनको किसने अधिकार दे रखा है। और उन्हीं की पार्टी के जेटली जी उनसे पूछ रहे हैं कि देयर इज नो सच बाउंडेशन, तो प्रधानमंत्री पर कोई बाउंडेशन नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं और देश की गरिमा को तार तार कर सकते हैं त्रिपाठी जी। पर विदेशी जो हम लोकसभा का प्रतिपक्ष का नेता है वो सवाल खड़े नहीं कर सकता, क्योंकि जो इस देश में आज की डेट पे सवाल खड़े करेगा उसके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगना तो तय है। भाजपा इसी एजेंडे को बढ़ा रही है।
तो क्या आप इस एजेंडे को आगे मानते हैं कि सहमत होना चलिए चाहिए? अमित जी, हमने सवाल किया था राहुल जी पे, जो कहा है उन्होंने प्रधानमंत्री के बयानों के एक लंबी फहरिस्त दे दी है। अब वो बयान कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन राहुल जी के बयान, क्या इस तरह के बयान में देशद्रोह की अगर बात आती है तो फिर निश्चित तौर पे भाजपा के भी कुछ लोगों के बयान उन्होंने जो बताए वो भी देशद्रोह के उस पे आते हैं, श्रेणी में आते हैं? देखिए, मैं अभी सारे कांग्रेस प्रवक्ता के बयान को मैं सुन रहा था, और उससे पहले मैं राहुल गांधी जी पर कुछ कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसे नेता है हमारे देश के जो देश की बुराई बाहर जाकर ही करते हैं, क्योंकि यहाँ तो उनके खुद के पार्टी वाले सुनने को तैयार नहीं उनकी, इसलिए वो बाहर जाकर ही इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। जो खुद लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लोकसभा के विपक्ष के सर्वोच्च और सर्वमान नेता है, उनको क्या मिलता है कि देश की गरिमा को, देश की अस्मिता को तार तार करना, देश की बुराइयां वहां जाकर करना, इलेक्शन के बारे में बात करना, कितने वोटर्स बढ़ गए हैं, ये हो गया है, भरोसा नहीं है। तो उनको तो यहाँ खुद ही भारत के निर्वाचन पर भरोसा नहीं होता। जब वो जीत जाते हैं तो सब चीज उनके हिसाब से सब सही होता है, जिस दिन वो हार जाते हैं तो ठीकरा सीधा सीधा ईवीएम फोड़ने का काम। मुद्दे पे आ जाए अमित जी, मुद्दे पे आ जाए। सवाल जो जैसे कि मुद्दे पे अमित जी आ जाए, जो उन्होंने मुद्दे पे ही आ रहा हूं, मोदी जी पे आरोप लगाए हैं। मैं वही कहने जा रहा था कि जो मोदी जी पर इन्होंने आरोप लगाया है, मोदी जी ने वही बात की जब 2014 से पहले देश की अस्मिता पूरे विश्व में क्या थी और आज क्या है। ये बात मोदी जी ने एक एग्जाम्पल के तहत कहा था कि भाई आज जो है पूरे देश का, पूरे भारत देश का विश्व में ऐसा डंका बज रहा है, हर जगह लोग जय जयकार कर रहे हैं भारत का, और वो दिन दूर भी नहीं है जो हमारी परिकल्पना और हमारा जो स्वप्न है, जो हम सोचते हैं कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, फिर से वैश्विक गुरु बनेगा ये, और भारत माता परम शिखर वैभव तक पहुंचे। ये जो हमारी संकल्पना है उसे हम जरूर पूर्ण करेंगे। और ये जो राहुल गांधी जी का जो बयान है वाकई में देश को विदेश में नीचे गिराने वाला बयान है। इसकी कड़ी रूप से निंदा करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे नेता है हमारे भारत के जो विदेश जब भी जाते हैं भारत की बुराई करते हैं। भारत के हर किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो बाहर जाके बुराई करके ही आते हैं, और ये शर्म की बात है। एक एक लोगों को शर्म आनी चाहिए इनके बयान पे, एक एक कांग्रेसियों को। जी शिल्पी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। तबीयत ठीक है आपकी? पहले से बेहतर। जी शिल्पी जी, यहाँ इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन की बात नहीं हो रही, उसके लिए हम राजपुंजी और संजय द्विवेदी जी हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आप तो ये मानती ही होंगी, निश्चित तौर पे आप बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं, कि इस तरह के बयान किसी भी पार्टी के नेता को विदेश में जाके नहीं देना चाहिए। चाहे ये कहने की बात हो राहुल जी का कि खान पान में भी प्रतिबंध है भारत में, चीन की नीतियों की तारीफ करने की बात हो, या अन्य अन्य कई मुद्दे, आप जानती हैं राहुल जी को, राहुल जी काफी वहीं से सांसद भी हैं आपके यहां से। देखिए ये हम कह सकते हैं, मुझे भी आज ये जब खबर आई थी उस समय बहुत अजीब लगा कि ये जो बात उन्होंने कही, जिस जगह कही, शायद उस जगह नहीं कहनी चाहिए। हमारे देश का निरंतर अपमान हो रहा है, और अपमान सिर्फ राहुल गांधी जी की बातों से नहीं होता है। अपमान जब मोदी जी यहां पर कुछ कहते हैं और विदेश में जाके गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तारीफ करते हैं, तब भी वो कंट्रडिक्शन, वो विरोधाभास सामने आता है। तो हम करें तो क्या? आपने आवाज बंद कर ली, आपने आवाज बंद कर ली। इको आ रही है एक्चुअली। अच्छा जी, मैं यहाँ तकनीकी टीम से बोलता हूँ, इको ठीक होगा। आप बोलते जाइए। आप ये मानिए कि आपके जो विरोधी लोग हैं आपके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, आप उनको सुन ही नहीं रहे, आप सिर्फ हमसे बोलते जाइए बस। नहीं, देखिए बात ये है कि
राहुल गांधी जी ने कुछ भी झूठ नहीं कहा। उन्होंने जहां कहा वो जगह गलत हो सकती है, लेकिन उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं कहा। उन्होंने एक एक बात सच कही। आपने इस डिबेट की शुरुआत करी थी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत जी। उस सबसे बड़े लोकतंत्र में किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है, ये दुनिया को पता भी तो चलना चाहिए। कैसे पता चलेगा? अगर विपक्ष भी यही कहेगा जो सरकार कह रही है, तो कभी भी सत्य तो सामने आएगा ही नहीं। और एक समय आएगा कि दुनिया में साबित कर दिया जाएगा कि भारत में तो विपक्ष में कोई कायदे का नेता ही नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हैं, एक में मोदी जी हैं जी। ये जो तथ्य आज उन्होंने दिए, उसमें से बिल्कुल भी कोई भी बात झूठी नहीं थी। निश्चित रूप से हम लोगों को दुख होता है जब हमारे देश के बारे में कहीं कुछ कहा जाता है, हमें दुख होता है। लेकिन सिर्फ एक राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, न जाने कितने देशों के लोगों ने भारत के लिए कहना शुरू कर दिया है कि ये सिविल वॉर से गुजर रहा है। निशिकांत दुबे ने खुद ने कह दिया है। कैसे नहीं कहेंगे जब पूरी दुनिया कह रही है? आपने कहा बेरोजगार युवा ने कहिए, महत्वाकांक्षी युवा, आकांक्षी युवा कहिए। वो आकांक्षी युवा, आप बहुत छोटा सा उदाहरण जी। मैंने अपनी लाइफ में कट्टे कभी नहीं देखे थे। आज उत्तर प्रदेश के हर शहर में कट्टे बहुतायत से उपलब्ध हैं। डबल इंजन की सरकार, 10 साल की सरकार केंद्र में, और यहां 7 साल 8 साल की सरकार क्या दे रही है हमारे युवाओं को? तो क्या इन पर हम बात ना करें? क्यों ना बात करें? ये देश किस दिशा में जा रहा है? नहीं तो क्या फिर बात ना करके हम शिल्पी देश को जी, सही फिर तो दिशा में ले आप जाएंगे? शिल्पी जी, आपने ही कहा कि वो जगह उचित नहीं थी, लेकिन आपने आप ही हाँ आप भी ये कह रही हैं कि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि हाँ हो रहा, तो फिर जगह उचित थी। मैंने इसीलिए कहा कि राहुल गांधी जी ने कोई बात झूठी नहीं कही जी। दुनिया को पता चलना चाहिए कि विश्व का सबसे ज्यादा ब्रेन जहां एशिया से जाता था, अमेरिका, उसने हमारे युवाओं को किस तरीके से वापस भेजा, और जाने कितने देशों ने प्रतिबंधित कर दिया है कि भारत के युवा हमारे यहां पढ़ने के लिए नहीं आ सकते। तो कौन सा गौरव हम कमा रहे हैं? क्या करा रहे हैं? अभी भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही थी 2014 से पहले भारत की क्या स्थिति थी। ऐसी स्थिति थी क्या? ऐसी स्थिति थी क्या? जी। आईआईटी के लोग उठाते थे। अमित जी आपका समय आएगा। आप अमित जी एक मिनट आपका समय आएगा। आप जितना भी, एक मिनट शिल्पी जी मैं अमित जी से अनुरोध कर लूं। शिल्पी जी जो आरोप लगा रही हैं, आपके पास पेन कागज भी होगा, आप उसको अपने मन में बिठा लीजिए। आप अपना सारा खंडन करिएगा। एक दूसरे के बीच में आप बहुत दूर बैठे हैं, 700 800 बल्कि 1000 किलोमीटर के अंतर बैठे हैं, तो एक दूसरे को बोलेंगे तो न हमारे दर्शक सुन पाएंगे, न शिल्पी जी सुन पाएंगी, और ना आप जो कह रहे हैं वो हम तक बात आ पाएगी। इसलिए शिल्पी जी अपनी बात पूरी कर ले। पुंज साहब हैं, द्विवेदी साहब हैं, उनके पास जाएंगे, फिर हम आपके पास फिर आ जाएंगे। जी शिल्पी जी, संक्षेप में अपनी बात देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपने पक्ष को रखने की आजादी है, सत्य बोलने की आजादी है, विपक्ष को सत्य सामने लाने की आजादी है, और हमको लाना पड़ेगा, इस देश के हित में लाना पड़ेगा। मैं फिर कह रही हूं कि बुरा लगता है, लेकिन भविष्य में जो हमारे देश का और आज जो हमारे देश का नुकसान हो रहा है, उसके आगे ये बुरा लगना कुछ नहीं है। लेकिन शिल्पी जी बिल्कुल ठीक किया। शिल्पी जी, हम ये नहीं कहेंगे कि आप वकालत के बारे में बहुत, लेकिन आप वकील की संगिनी है, सहधर्मिणी है। ये देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कोई भी विदेश में जाके इस तरह देश के बारे में जहां डेंट लगे वहां बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? देशद्रोह की श्रेणी में आएगा नहीं आएगा? ये देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र है क्या? जी। ये देश की जो संवैधानिक संस्था है, उसकी कार्यशैली पर उंगली उठाना है। वो संस्था अपना जवाब देना। ये कैसे देशद्रोह हो गया? इसका मतलब विपक्ष कोई भी सवाल उठाएगा तो वो देशद्रोह की श्रेणी में आ जाएगा। तो फिर तो हम लोग कल डिबेट में बैठेंगे विदेश में देश में नहीं, विदेश में नहीं, ये कोई देशद्रोह नहीं है। चलिए, अगर इस तरह से होगा तो मानवाधिकारों का हनन होगा। अगर गलत सरकारें आएंगी सत्ता में इस तरीके से, गलत तरीकों से, तो ये भी तो मानवाधिकार का हनन है। और मानवाधिकार तो
पूरे विश्व में कहीं भी उठाया जा सकता है ये मुद्दा। जी जी, चलिए आपके अलावा मैं चौधरी साहब से भी फोन करके पूछ लूंगा कि आता है कि नहीं आता, वो सही सही बता देंगे। पुन साहब। नहीं, चौधरी साहब मेरे पति वकील नहीं है। अच्छा चलिए, हमने तो यही सुना था कि कानून वेदता है वो। चलिए पुन साहब, राजपुन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लेकिन आप जी, अब कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बोला, समाजवादी पार्टी की नेत्री जो है शिल्पा चौधरी जी ने भी कहा, और भाजपा के हमारे मित्र जो अमित साहू जी ने भी कहा, अलग अलग बातें कही। त्रिपाठी जी ने वो बातें गिनाई राहुल जी के बयानों को लेकर, मैंने बात की कि मोदी जी ने कहा क्या कहा। अब आप सहयोगी दल हैं एनडीए के, आपको क्या नहीं लगता, आप स्पष्टवादिता आपके अंदर है, इसलिए मैं वही स्पष्टवादिता आपकी सुनना चाह रहा हूं कि क्या इस तरह के बयान उचित हैं, कोई भी हो? देखिए त्रिपाठी जी, देखिए हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है हमारे देश की, वो ये है कि अगर हमारे घर में, मतलब हमारे घर में खाने को अनाज नहीं है, अगर हमारे घर में कहते हैं कि खाने को अनाज नहीं है, हमने 3 दिन से भूखे हैं, तो भी हम अपने पड़ोसी को नहीं उस चीज को बयान कर सकते और उसे नहीं बोल सकते। मतलब इस प्रकार की हमारी सभ्यता है हमारे देश की कि हमने अपने आप को अपने घर के अंदर ही छिपा के रखना है। तो यहाँ पर हमारे राहुल गांधी जी जो इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े परिवार से आते हैं, आजादी से पहले का उनका परिवार इस राजनीति के अंदर रहा है, और इस प्रकार के नेता विदेश जाते हैं और किसी के हाथ की जॉर्ज सोरोस के हाथ की कठपुतली बन के इस प्रकार के वक्तव्य वहां पर जाहिर करते हैं और अपने देश की अच्छाई कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि अपने देश की इतनी ज्यादा बुराई करते हैं, पहले भी 10 बार कर चुके हैं इस प्रकार के कार्य। तो ये इतने बड़े नेता को कम से कम शोभा नहीं देता। आज मैं शिल्पी जी की तारीफ करने वाला था, जिस प्रकार से शिल्पी जी ने शुरू किया उस प्रकार से उन्होंने, मेरे को लगा कि आज शिल्पी जी बिल्कुल सच का सामना बिल्कुल साथ देंगी, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, लेकिन शिल्पी जी एकदम सीधे रास्ते पे चलते थे, एकदम मुड़ गई। उन्हें याद आ गया कि वो समाजवादी पार्टी से। लेकिन एक चीज और है कि समाजवादी पार्टी के अंदर उनको एक चीज और पता नहीं जी की विकास, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। समाजवादी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के भी बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं सोच रहा था कि आज शायद शिल्पी जी का हृदय परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन एकदम उसके बाद शिल्पी जी को याद आ गया शायद, तो फिर वो वहीं के वहीं पहुंच गई। लेकिन अपने देश की आज हम सब, शिल्पी जी आपसे भी अनुरोध है, शिल्पी जी आपसे भी अनुरोध है, देखिए लखनऊ बॉम्बे में दूरी है, पर्सनल अटैक करने से कोई मतलब नहीं, आप अपनी बात रखिए। जी 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 नहीं, मतलब नहीं, आप पर्सनल नहीं है इस समय समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, इसलिए समाजवादी पार्टी का जो बैकग्राउंड है कभी नहीं भूलती हूँ जी, मैं कभी नहीं भूलती। जी जी, वो समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, उनके विचारों को आप रख रही हैं चैनल में, इसलिए वो समाजवादी पार्टी की भूमिका जो रही है पहले उसके बारे में तो बताएंगे, इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है। नहीं, मैंने कुछ आप ऐसा पर्सनल कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ ये बोला कि आपने, मैं तो आपकी तारीफ करने जा रहा था, लेकिन एकदम ऐसे आप यूं करके तो मैं भी, मैं समीक्षा को भी बहुत पर्सनल नहीं लेती हूँ राजपुर जी, मैं समीक्षा को भी बहुत व्यक्तिगत नहीं लेती। चलिए शिल्पी जी बहुत दूर दूर बैठे हैं, फिर बहस नहीं हो पाएगी, समय निकल जाएगा जी। नहीं आप देश बॉस्टन में जाके ऐसी प्रतिक्रिया देना, देश के बारे में ऐसा बोलना तो शोभा नहीं देता, और उन्हें पता होना चाहिए यहाँ पे एफबीआई है, सीबीआई नहीं है। आप एफबीआई के क्षेत्र में बैठे, अब सीबीआई के क्षेत्र में नहीं बैठे कि कोई इंक्वायरी वहां पे शुरू हो जाएगी। अरे आप अपने देश में तो इस प्रकार के बयान बोलते नहीं, वहां जा जाके क्या होता है आपको, वहां जाके ऐसा कौन सा आपके साथ कोई आप क्या करते हैं, मैं शब्द भी नहीं प्रयोग करना चाहता कि मतलब जाके क्या ऐसा हो जाता है इनको कि वहां पे ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है त्रिपाठी जी, अपने देश की बदनामी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हमारे देश आज जो आने वाले समय है, हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, इतनी बड़ी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जा रही है, फिर भी हमारा विपक्षी दल को बिल्कुल उसका वो है कि वो कुछ भी कह सकता है, वो कहता है और कह भी सकता है, लेकिन वहां जाके बोलना जबकि कुछ है या नहीं है, वो कुछ है भी नहीं, और ऐसे ऐसी बातें बोलना, 65 लाख जुड़ गए, ये जुड़ गए, 75 जुड़ गए, कुछ भी जुड़ गए, मतलब जो भी आंकड़ा दे देते वहां जाके। अरे भाई तुम यहाँ पे जब चुनाव होते हैं उसका तो सामना कर नहीं पाते, वहां तो तुम 100 से नीचे आंकड़े के नीचे आ जाते हो, और वहां जा जाके तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो। तो ये हमारे देश के हर नागरिक के लिए उनका अपमान है। राहुल गांधी जी को वहीं से माफी मांगनी चाहिए, या देश में आके उनको माफी मांगनी चाहिए कि मैं बार बार ऐसा बोल देता हूं, मुझे माफ कीजिए, मेरे से गलती हो जाती है। तो बयान प्रकार से देना इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देता। त्रिपाठी जी जी
संजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय जी आवाज आ रही? लगता है संजय से हम संपर्क नहीं हो पा रहा। जी भूपेंद्र सुलेरी जी, बहुत संक्षेप में इस पूरे जो शिल्पी जी ने कहा, जो त्रिपाठी जी ने कहा, साहू जी ने कहा, राजपूत साहब ने कहा, उसका मैं एक निचोड़ आपसे जानना चाहता हूं। फिर एक बार फिर साहू जी के पास चलेंगे, फिर त्रिपाठी जी के पास जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं। भारत के जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके एलओपी हैं, और वो भी उनको ताकत एक निर्वाचन आयोग ने दी है। निर्वाचित होकर आए हैं इस तरह से, और अगर देखा जाए तो इस तरह से उन्होंने कई बार देश के कथन कहे हैं। अगर हम देखें 2014 के बाद जब मोदी जी आए हैं और 19 का चुनाव जिसमें वो पूर्णतः बहुमत से थे, और 2024 के जो चुनाव में जो जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा और 100 सीटों पे पहुंची, तो वो भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुई है। और देश का जो निर्वाचन आयोग है निश्चित रूप से एक संवैधानिक है, और अन्य देशों के लिए मॉडल है, और कई लोग आते हैं उसको देखने के लिए। अगर इस तरह की अगर कोई बात थी, अगर इस तरह से तो अपने देश में कह के वो एक तरह से नया नरेटिव बनाते हैं, और जहां से मतदाता परिवर्तित होने वाला भी नहीं है, और जिससे ये दिखता है कि आज देश के 77 वर्ष आज़ादी के हो गए हैं, और इस पार्टी का एक कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा देश की आज़ादी, और उसके बाद लगातार 50 वर्ष सत्ता में रही। लेकिन इस तरह से अनमेच्योरिटी जो दिखाते हैं वो एक जिम्मेदार नेता हैं, तो उससे निश्चित रूप से भूपेंद्र जी, जो रितेश जी ने कहा, मैंने भी उस समय वीडियो आया था, कितनी सत्यता है कितनी नहीं, कि जो सियोल में, हमें तो ये मालूम है सियोल में दक्षिण 2015 की बात है, वहाँ दक्षिण कोरिया के सियोल में उन्होंने कहा, ऐसा वीडियो आया था कि 2014 के पहले लोग जो भारत देश में जन्म लेते उन्होंने सोचा होगा कहाँ किस देश में हमने जन्म ले लिया। ऐसा प्रधानमंत्री जी का भी एक वीडियो आया था। वो स्टेटमेंट हमने भी सुना था। वो उनका जो रेफरेंस था, वो देखिए राजनीति में जो कथन होते हैं वो दूसरी तरह से लिए जाते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं। और अगर इस तरह से उनका ये कहना था कि देश के जब विकास हुआ और समानता की बात हुई तो वो मूलक न होके आज हो रही है, वो अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से जनता के बीच में जाता है ये ध्यान नेताओं को रखना चाहिए, वो चाहे कोई भी नेता हो, क्योंकि उसका अपने स्टेटमेंट जिस राष्ट्र के लिए और अहितकर हो जाए तो इस तरह से नैरेटिव बनते हैं, और राजनीति पार्टियां निश्चित रूप से कथनों को लेती हैं और उस तरह से उस पर राजनीति अपनी करती हैं। लेकिन तब भी इन वचनों से बचना चाहिए, क्योंकि इस स्टेटमेंट के जो जनता में जो मतदाता को जो कन्वर्ट होकर जो वोटिंग बूथ से जब सत्ता की बागडोर संभालते हैं तो उसमें बहुत घातक होते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा है 14 और 19 में सत्ता पक्ष की भूमिका भी विपक्ष की भूमिका भी सत्ता पक्ष ने निभाई है, और आज अगर 2024 में मौका मिला है तो उसको एक सकारात्मक राजनीति खिलाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष हमेशा एक सशक्त भूमिका में रहा है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है। और इन कथनों से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा आने कई चीज में रिकॉर्ड हो जाता है। डिजिटल का जमाना है और इनको जब चुनाव आते हैं तो इन कथनों को बार बार रिपीट किया जाता है, और जिससे एक मानस पटल एक अलग तरह से बनता है, और राजनीति हमेशा फिर डिवीजन की ओर चली जाती है, विकास से छूट के चली जाती है। तो कोई भी हो, लेकिन नेता जो भी है एक लोकतंत्र के तहत चुन के आया है तो उसको इसकी जिम्मेदारी के निर्वाह होना चाहिए। संजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही है। सॉरी मैं थोड़ा देर ज्वाइन किया मैंने, मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, सभी पैनलिस्ट से। नहीं तो बाकी पैनलिस्ट हैं, उनका जो जवाब था मेरे प्रश्नों का उसको नहीं सुन पाए होंगे, वो अब आगे सुन लेंगे। सवाल उसी तरह का होगा, जवाब भी उसी तरह से आएगा। लेकिन राहुल जी के अभी फिलहाल जो उन्होंने बोस्टन में बयान दिया है अमेरिका में कि महाराष्ट्र के खासकर उन्होंने बोला कि 65 लाख वोटों का बढ़ जाना, इस तरह की बातें कहना वो कितना उचित है विदेश में जाके? अरे सारी बातें आप देश के अंदर उठाइए, जो उस पे एक्शन होगा रिएक्शन होगा वो भी देश में ही होगा, अमेरिका तो करेगा नहीं ना। सर आपने बात कह ली सर। जी अब मुझे एक बात बताइए, माननीय मोदी जी बाहर गए थे जी, देश के बाहर से, मैं देश का नाम लूंगा, वहां पे उन्होंने कहा था कि साहब इस देश में 2014 से पहले पैदा होना गुनाह हो गया जी, पैदा नहीं होना चाहिए हम लोगों को जी। आप समझिए मेरी बात, तो ये बातें अच्छी है क्या जी? ये सवाल मैंने भाजपा प्रवक्ता से कर लिया है। ये हो जाएगा, देश की बाहर की बातें मैं बता रहा हूँ आपसे जी।
कि वहां पे जाने के बाद कहने लगे कि साहब यहाँ पैदा होना 2014 से पहले गुनाह था, गलत पैदा हो गए हम लोग यहाँ पे। इसका क्या मतलब है बताइए मुझे आप। लेकिन बात इसकी नहीं है, अब किसी को जबरदस्ती जो है बनाने की नहीं। साहब हम राहुल गांधी को बना रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, अरे उन्होंने गलत होने का क्या गलत किया उन्होंने, 65 वोट कैसे बढ़ गए, तो जवाब देने वाला है बताइए। चलिए संजय जी, मोदी जी ने गलती की तो राहुल जी के तो इस तरह कम से कम 8-10 बयान है, मैं कहीं तो सुनाऊं। नहीं हमें सब बयान पता है बहुत जी। लाइव टेलीविजन में आया है उसमें जी। वीडियो आ रही कि नहीं आ रही सर? जी वीडियो मेरी आ रही कि नहीं? हाँ, अब अभी आ रही थी वीडियो, अब नहीं आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी 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 नहीं, आपकी बात मैं वही कह रहा हूँ। देखिए माननीय मोदी जी कितनी बातें बाहर कहते हैं, देश के बाहर जाते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। अरे मोदी जी राहुल गांधी प्रधानमंत्री थोड़ी ना, राहुल गांधी की आप कंपेयर करें प्रधानमंत्री जी से तो ये तो गलत हो जाएगा ना कहना सर। जी फिलहाल अभी राहुल जी का जो बोस्टन में बयान आया महाराष्ट्र के चुनाव को लेके, जी महाराष्ट्र के चुनाव को लेके जो 65 लाख वोटर बढ़ गए उस पर जो बयान दिया है उस पर आप क्या कहेंगे, हम वो जानना चाह रहे हैं। रिकॉर्ड बने हैं, नहीं वो तो ऑन रिकॉर्ड बने हैं, वो तो ऑन रिकॉर्ड बने हैं। लोकसभा चुनाव 5 लाख वोटर बढ़े थे और विधानसभा चुनाव में लोग विधानसभा चुनाव 65 लाख वोटर बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? अभी 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 आप देखिए, अभी एक इंस्पेक्टर ने कहा था मुझे 10 लाख रुपए दिया गया था कि वहां पे आप वहां मत जाइएगा, आपको 10 लाख रुपए में देना मिल रहे हैं उनको, उन्हें खाते में 10 लाख रुपए आ गए थे। 10 लाख रुपए कैसे खाते में आ गए सर? जी आप अगर इसकी बात कर रहे हैं, एक इंस्पेक्टर रैंक आदमी अगर कह रहा है मेरे खाते में 10 लाख रुपए आ गए, तो 10 लाख रुपए कैसे आ गए? किसके खाते में 10 लाख आ गए? तो सही है, तो जो यूज किसके खाते में 10 लाख? ईवीएम है वो क्यों नहीं चेक कराती है? ईवीएम जो है, जो यूज है, जिनको हम लोग मानते हैं लोग, उनको क्यों नहीं चेक कराती है? तो इसको विदेश में बोलने का क्या मतलब है, यहां बोले ना। यहाँ भी बोला जा रहा है, यहाँ भी बोला जा रहा है ना। तो देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की दूसरे देशों में जाके बदनामी कराए क्या? ये बदनामी इसमें क्या हो रही बता दीजिए मुझको। जी क्या बदनामी हो रही इसमें? चलिए, लोकतांत्रिक देश जान नहीं रहे, बीबीसी हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ तो हर पूरे देश का विश्व का पत्रकार हमारे यहाँ है, विश्व के टेलीविजन हमारे यहाँ है। तो ये क्या उनके पास खबर पहुंचती नहीं क्या? चलिए द्विवेदी जी, आप यहाँ क्या झूठ बोल के राजनीति की जा रही है। जीएसटी में मूलभूत जो सुविधाएं हैं देश के गरीबों की, मतलब उनको तो जोड़ लिया गया है। जो दवाएं हैं, दवाएं हैं उनको जीएसटी में जोड़ लिया गया, किसानों को भी नहीं छोड़ा गया। तो क्या मतलब इसका बताइए मुझको। तो ये सारे मुद्दे देश में न उठा के अब विदेशों में उठाए जाए। अरे मैं वही तो कह रहा हूं कि पूरे विश्व का मीडिया हमारे हिंदुस्तान में है सर, वो ऑलरेडी खबर वहां पहुंचती है। ऐसा नहीं कि आप खबर नहीं पहुंचती किस चीज की। चलिए, ये आप नहीं कह सकते उनके पास खबर नहीं पहुंच रही है। चलिए संजय जी, खबर पहुंच रही है। संजय जी मैं आप और उत्तर ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास फिर आऊंगा। राजपुन साहब, आप ये सवाल रखिएगा, मैं आपसे ही उत्तर लूंगा। जो उन्होंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड ये गड़बड़ी हुई है 65 लाख वोटों की, मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद, क्योंकि अभी अमित साहू जी हैं। एक शिल्पी जी त्रिपाठी जी आपके पास, शिल्पी जी बड़ा एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ही उत्तर चाहेंगे। वाशिंगटन में जून 2023 में राहुल जी ने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया था, कितना सही है? आप भी जानते हैं कि ये सही नहीं है। चल बस चाहे आरएसएस हो या मुस्लिम लीग, चलिए दोनों ही धर्मनिरपेक्ष नहीं। विश्लेषण आपने उसमें जोड़ दिया आरएसएस का, अच्छी बात है, हम आपके पास आएंगे। कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा। जी। और बल्कि आरएसएस नहीं कहना चाहिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी कहना चाहिए। नहीं, वो तो है ही, अनुसांगिक संगठन है भाजपा आरएसएस का। बस बात आरएसएस की है। तो अब ये उधर हमें राजपुन साहब और संजय द्विवेदी से इसका उत्तर लेना पड़ेगा। हम खैर उसके बाद में संघ के बारे में क्या कहा राहुल जी, हम उनके पास जाएंगे। लेकिन त्रिपाठी जी फिर से वही सवाल, इतने सारे एक उदाहरण लेकर के, मोदी जी का उदाहरण लेकर के संजय जी ने भी कहा, आपने भी कहा। अमित जी आ रहा हूं मैं आपके पास। रितेश जी,
फिर मैं वही सवाल करूंगा, हालांकि वो अंदर भी राहुल जी के तो ऊपर और सवाल उठ रहे हैं कि जब आपके चुनाव हो, हरियाणा चुनाव हो, वहां महाराष्ट्र चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, तो राहुल जी विदेश चले जाते हैं, और ये सारी चीजें उनको विदेश में जाके ही क्यों याद आती है? देखिए, तीनों सवाल कहे तो अब मैं शिल्पी जी वाला भी आंसर आपको कर दूं पहले जी। उन्होंने जिस मुस्लिम लीग के बारे में कहा, वो केरला की रजिस्टर्ड पार्टी है, और भारतीय संविधान के तहत इस देश में जो भी पार्टी अपने आप को रजिस्टर्ड करी, पाकिस्तान वाली मुस्लिम लीग नहीं है। इसको पहले तो मैं क्लियर कर दूं, पहली बात। दूसरी बात, विदेश में अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस साल सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए उड़ा दिए हैं, और अब आरटीआई के भी नियमों में बदलाव कर दिया गया, नंबर 2। और तीसरी बात, आपने कहा देशद्रोह, तो क्या देशद्रोह निशिकांत पे लगेगा? क्या देशद्रोह भारत की सरकार पे लगे कि हमारे हजारों बच्चों को हथकड़ियों में जड़ करके लिया गया? क्या देशद्रोह भारतीय प्रधानमंत्री पर लगेगा कि देश की गरिमा को निंदा करते हैं हथकड़ियों में भेजने का, मैं निंदा करता हूं, निंदा बस से बात नहीं, लेकिन उसी तरह बहस होनी चाहिए। बिना अनुमति वो अमेरिका में रह रहे थे, तो बाकी देशों में क्यों नहीं किया गया? भारत बस थोड़ी रह रहे थे, ऐसे विश्व के 48 देश है। और सबसे बड़ी बात, आपके अन्य देशों में भी भेजा है, नहीं भेजा है। अपने नियमों में बदलाव क्या है अमेरिका ने? आप उठा के देखिए अमेरिका का जो पूरा चेकलिस्ट है उस समय की, अमेरिका ने किसी भी देश के लोगों को अपने एयरप्लेन उस प्लेन से नहीं भेजा, फाइटर प्लेन से, जिस तरह से भारत को भेजा गया। और बताना चाहता हूं, उसमें 4 वर्ष, 2 वर्ष और 1.5 माह की एक बच्ची को भी हथकड़ियों में भेजा गया। क्या आपने एक भी डिबेट इस विषय पर करवाई? क्या देश में कहीं भी इस विषय पर संवाद उठा? मेरा सवाल है कि भारत के सबसे बड़े उस मुद्दे पर डिबेट हुई है, उस मुद्दे पर डिबेट हुई है। आगे बढ़ते, जो आपने कहा, मैंने सवाल उठाया, इसलिए मैं आपसे बता दूं। त्रिपाठी जी, आप सीनियर है, मैं आपकी बात को आगे उस पर बात कर, मैं बता दूं, डिबेट हुई है। चलिए, उसके लिए आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और खुद 28 अप्रैल 2015 को जेटली जी कहते हैं, देयर इज नो सच बाउंडेशन फॉर प्रधानमंत्री, जो किसी भी देश में कोई भी बात कर सकते हैं। तो जब भाजपा ने अनुमति दे दी, तो मीठा मीठा गप गप कड़ू कड़ू थू थू, प्रधानमंत्री के लिए अनुमति और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए अनुमति नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो बात बात कोट कर रहे हैं, दक्षिण कोरिया में 2016 के सियोल में हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं, विश्वगुरु 2015 है, 2016 मेरी डायरी पे 2016 आगे बढ़ते, क्या कोड किया, कहां पे कोड किया, और विदेशी धरती में कोड किया। भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा अपने आप को पिछले जन्म का पापी मानता है। हम पिछले जन्म के पापों का वैसा मानते। इतना शर्मनाक, इतना निंदनीय बयान। और पाकिस्तान की धरती पे भारत के प्रतिनिधि रूप पे जाना और कहना कि भारत के लोगों के प्रति पाकिस्तान के प्रति सम्मान है, वह उनकी माओ को अपने साल पढ़ाना, उनके यहां आम खाना, भारत में निमंत्रण देना, क्या यह देशद्रोह की गलत वो नहीं आता? और पाकिस्तान की ISI एजेंसी को अपने देश में बुलाना, लोकतंत्र के अलावा त्रिपाठी जी, जितनी लोकतंत्र के अलावा दूसरे देश में ये कहें कि भारत में खान पान पे भी प्रतिबंध है, और ये उस समय उन्होंने कहा जब बीफ का मुद्दा उठ रहा था। तो अभी आप सुनिए, अभी मैं और बात कर रहा हूं, तो प्रधानमंत्री पर एक क्वेश्चन क्यों नहीं रेज होते? सारे प्रश्न, एक मिनट, सारे सवालों पे आ जाऊंगा सारे। और सबसे बड़ी बात, आज देश के अंदर सारी जवाबदारी विपक्ष की क्यों सुनिश्चित की जाती? सत्ता पक्ष से सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? और इन्होंने कहा कि देश के अंदर जो भी दुर्दशा वो बाहर नहीं बताना। क्यों नहीं बताना भाई? अगर आप, मतलब हमारे यहां कहावत चलती, जबरा मारे रौमे न दे, मतलब निर्दयी आदमी जब लोगों को मारता है तो मुंह में रुई ठूस देता है कि रोग नहीं। तो यही हालत आज भारत देश की कर दी गई है कि आप देश की समस्याओं को बाहर नहीं बताएंगे। आज सोशल मीडिया का जमाना, आप यहां पे एक्स करेंगे या ट्विटर करेंगे, पूरे वर्ल्ड में बात जाएगी। और विश्व की सभी प्रमाणिक प्रतियों ने, सभी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों ने भारत के पासपोर्ट की बातों को बहुत प्रमुखता से उठाया। और पासपोर्ट ही एकमात्र डॉक्यूमेंट्स है जो किसी भी देश की गरिमा को उत्कृष्ट करता है, दिखाता है, प्रदर्शित करता है। और आज भारत 148वें नंबर पर गिरता है, और उस देश का पासपोर्ट 148 नंबर पर जा पहुंचा है जहां का प्रधानमंत्री कभी कहा करता था कि रुपये की कीमत गिरने में प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती। इन सारी बातों पर सवाल कब उठाए जाएंगे? चलिए, आपने उठा दिया ना रितेश जी, उठा दिया। हमारा काम है उठाना, सच्चाई जनता से रूबरू करवाना हमारा काम है। अमित जी इसका उत्तर, लेकिन शिल्पी जी क्या कह रहे थे, बहुत संक्षेप में थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि खान पान पे प्रतिबंध की बात को आप नकार कैसे सकते हैं? नहीं, ये राहुल जी ने कहा था, मैं बताऊं कब कहा था। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा जी। उन्होंने जब भी कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। कांवड़ यात्रा के दौरान ये कहा गया कि आप अपने ठेलों पर नाम लगाइए, और रेफरेंस दिया गया कि नहीं। लेकिन यह बयान 2018 में सिंगापुर में पहले दे दिया था राहुल जी ने। 18 हो या 24, हालात कहां बदले हैं। अब उन्होंने कहा नवरात्रों में मांस की दुकानें नहीं चलेंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो मांस खाता है वो मंदिर तो नहीं जाएगा। तो ये सब खान पान पे प्रतिबंध नहीं है तो और क्या है? और क्या केवल एक
केवल एक पर्टिकुलर धर्म के लोग मांस खाते हैं, ऐसा तो नहीं है, सभी खाते हैं। गौ मांस का निर्यात जितना मोदी की सरकार में बढ़ा है उतना तो कभी नहीं बढ़ा। बावजूद उसके आप एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं और कहते हैं ये खाना है और ये नहीं खाना है। मीट मछली की दुकानें मंगलवार और शनिवार बंद रहेंगी। ये आप उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गई, ये बयान तो पूरे देश के लिए है। शिल्पी जी आ रहा हूं मैं आपको, आ रहा हूं आपको। ये पूरे देश में ही हो रहा है सर। जी ये महाराष्ट्र में भी हो रहा है। महाराष्ट्र में तो भाषा को लेके, अच्छा आप सिर्फ खान पान की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में तो भाषा को लेके मारपीट शुरू कर दी है मनसे ने। उन्होंने कहा मराठी नहीं बोलोगे तो हम रहने नहीं देंगे। तो एक समस्या थोड़ी ना है, आप खुद जानते हैं मनसे ने तो उसका मनसे का उत्तर अभी द्विवेदी जी से हम ले लेंगे, हम द्विवेदी जी से पूछ लेंगे, लेकिन अमित साहू जी रितेश जी की बातों का उत्तर दे दीजिए, एक बार फिर राजपूत साहब के पास जाएंगे। जी अब देखिए इनके नजर में जी जो इनके नेता का है वही सही है। देश हित कभी इन्हें नहीं सोचा। भाई इनका जब कार्यकाल था 2014 से पहले तो कितने घोटालों में ये देश घिरा हुआ था। 2014 के बाद एक भी घोटाला, आज 2025 चल रहा है, एक भी घोटाला इस भारत की धरती पर नहीं हुआ है। 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, पूरे काले कारनामों से रंग गई थी कांग्रेस सहयोगी दल है उनके हाथ, ये इनको नहीं दिखता। और आज इनके नेता यहाँ बोलने की उनकी हैसियत नहीं है, विदेश में जाके बड़ी बड़ी बात करते हैं, भारत की बुराई करते हैं। शर्म आना चाहिए इनको, धिक्कार है ऐसे देशद्रोहियों पर। चिल्लाइए मत। अमित जी आराम से देना चाहिए कि अमित जी आराम से, बहस आराम से हो रही है, बहस आराम से हो रही है। ये ऐसे ओपोजिशन के लोग हैं, ये एक पक्षी कार्रवाई ये चाहते हैं। ये इनका काम ही है देश के बहुसंख्यकों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। इनका अभी वो शिल्पी जी आरएसएस पर बात उठा रही है। शिल्पी जी जानती क्या है? कट्टा की बात कर रही है, कारतूस की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, क्या किया था? समाजवादी पार्टी है कि उसका नाम नमाजवादी पार्टी है? यही स्पष्ट कीजिए, नमाजवादी पार्टी नाम है, नमाजवादी पार्टी, आप उसकी प्रवक्ता है, ये बात ध्यान रखिए। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी, शिल्पी जी मैं आपके पास सबसे ज्यादा समय शिल्पी जी आपको दे रहा हूँ। शिल्पी जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ताकत है। लेडीज फर्स्ट की शिल्पी जी, एक मिनट बात तो आने दीजिए। अरे शिल्पी जी उनकी बात आने दीजिए, शिल्पी जी बात आने दीजिए, अमित जी की बात आने अरे शिल्पी जी एक मिनट, अमित जी आराम से बात करें। शिल्पी जी मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। राहुल गांधी यहाँ पर कुछ बोल नहीं पा रहे, इनको विदेश में बोलने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि यहाँ वो बोल नहीं सकते, उनकी हैसियत नहीं है बोलने की, यहाँ अपने ही कारनामों पे। अरे शिल्पी जी एक मिनट, अरे अपने समय में बोलिएगा, बात करने के लिए इनका शब्द नहीं है। अरे शिल्पी जी समय ऐसे में जाया होगा, बात नहीं आएगी, हम आपको फिर समय दे देंगे। बात करने के लिए आप लोगों के पास शब्द नहीं है। आप पूर्व में अपने सरकार के कार्यों को देखें, मूल्यांकन करें, तो आप यहाँ जवाब भी नहीं दे पाएंगे। ना बहुसंख्यक। अरे शिल्पी जी, भैया अमित जी, दोनों लोगों को मैं चुप कर रहा हूँ, दोनों लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, अपनी अपनी समय पर बात रखें। शिल्पी जी आप, उन्होंने कहा आपके पास मैं फिर आ जाऊंगा, नहीं सुनेंगे, मैं चिल्ला चिल्ली करके सुनने नहीं बैठी हूँ। मैंने अनुरोध कर लिया है कि चिल्ला के बात नहीं करें। आप सवाल उठाने वाले, अरे आप बात तो सुनेंगे, अरे आप बात तो सुनेंगी। इस देश की नागरिक हूँ, क्यों नहीं हुए कुछ? मुझे समझ दे। अरे एक मिनट, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं समाजवादी पार्टी की हूँ, समाजवादी पार्टी संगठन है। चलिए ये कहीं मुद्दा कहीं और जा रहा है। अमित जी भी, शिल्पी जी, अरे अमित जी आप मुद्दे पे बात करें, ये इस पे बात, देखिए हिंदुत्व पे और मुस्लिम पे बात नहीं हो रही, हिंदुत्व पे और उस पे बात नहीं हो रही, बात बयान पे हो रही है, उस तरफ मत ले जाइए बहस को। जी संजय जी पुन साहब मैं आ रहा हूँ। संजय जी कुछ और आरोप लगा रहे हैं, लेकिन संजय जी अभी शिल्पी जी ने ही कहा, एक मिनट मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अभी शिल्पी जी ने ही कहा, अभी मैंने पढ़ा भी है, कुछ जानकारी भी मिली है कि उद्धव जी दोनों भाई एक हो रहे हैं, और मनसे ने कहा कि वहां मारपीट की बात हो रही। दूसरा, राहुल गांधी ने आरएसएस का विरोध करते हुए ये कहा था कि आरएसएस में अब मराठी, बंगाली, मणिपुर, तमिल
जैसी भाषाओं को कमतर आका जाता है। अरे भाई, महाराष्ट्र से ही आरएसएस का उदय हुआ है, वहां मराठी भाषा को कैसे कमतर आका जाएगा? आपके वो ये भी आरोप लगाया है संजय जी। मैं एक बात में जवाब दे रहा हूँ जी जी। मैं अभी भाजपा ने प्रवर्तन का नमाजवादी पार्टी, तो उसमें मत जाइए, मुद्दा अलग हो जाएगा। उन्होंने गलती से कह दी, गलती से कह दी। नहीं, नमाजवादी पार्टी बोला तो विवरण क्यों दिया गया मुलायम सिंह यादव को? कोई शक है? नमाजवादी पार्टी क्यों दिया गया है? अभी भी बोल रहा हूँ। अरे भाई अमित जी बोल रहा हूँ, तुम्हारे बोलने से किसको फर्क पड़ता है? तुम्हारे बोलने से किसको फर्क पड़ता है? इस देश के शिल्पी जी आप, अरे संजय द्विवेदी जी उत्तर दे रहे हैं। अरे भाई, पढ़ेंगे भी, आपकी सच्चाई आपको आईने में कुछ नहीं कर पाओगे। अरे शिल्पी जी एक मिनट, शिल्पी जी संजय जी बोल रहे हैं। अरे आपकी सरकार को और क्या करेंगे? चले, अरे यार अमित जी के लायक नहीं छोड़ा भाई, तो और क्या कर लोगे? बहस को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? पक्ष के लायक नहीं छोड़ा नमाजवादियों। अरे अमित जी, तुम लोगों को भाई शिल्पी जी, बता दिया अरे ये अच्छी नहीं दिख रही है आप आगे दिखाओ। अरे भाई शिल्पी जी एक मिनट प्लीज, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। अरे अनुरोध कर रहा हूँ, मेरी मनुस्मृति लेके नहीं चलते। अरे मेरे चैनल की बहस को खराब मत करिए प्लीज। संजय जी बोल रहे हैं। आप डिबेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? यही पहली बार तो मैं बोलने के लिए कुछ होता नहीं तो बकवास करते हैं। जी संजय जी। अरे आप जी संजय जी, शब्दों का चयन गलत ना करे, ये मेरे अनुरोध है। डिबेट में शब्दों का चयन अच्छा करे। हमारे में आपकी लड़ाई नहीं है, हमारे विचारधारा ही लड़ाई हो सकती है। विचारधारा भी कुछ नहीं है, मेरी विचारधारा कुछ नहीं है, वो अलग बात हो। मैं कह रहा था नमाजवादी पार्टी को बात कर रहे हैं आज, ये तो पता विवरण क्यों दिया? हमारे विवरण नहीं आता। वो जो आरएसएस के भी नेता आए थे, उन्होंने कहा था गुजराती बोलिए, मराठी मत बोलिए आप। पहली बात ये हो गई। आज सबसे बड़ी बात है, किसानों का लोन माफ करना था। एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 10 गारंटियां ली थी। 10 गारंटियों में उन्होंने कहा भाई उस पे संजय जी उस पे बात नहीं जा रही। बात हम इस पे कर रहे हैं कि जो संघ का भी आरएसएस का विरोध किया, उन्होंने कहा मराठी, बंगाली, तमिल ये सब कमतर आका जाता है संघ में। अब ये बताइए मराठी को कैसे? आप भी जानते हैं कि आरएसएस का उदय वहीं से हुआ है। मैंने उदाहरण दिया, अभी त्रिपाठी जी मैंने वही उदाहरण दिया। अभी इनके जो आए थे, भैया जी आए थे महाराष्ट्र में, आप एक वक्तव्य दे रहे थे, वहां बोले गुजराती सीखिए, मराठी मत सीखिए। मैं बोल रहा हूं आपसे, मराठी मत सीखिए, गुजराती सीखिए। उन्होंने स्पष्ट बोला। बाकी इसके बाद जो राहुल गांधी जी की बात करते हैं, राहुल गांधी जी ने के पीछे ईडी लगी हुई है। और इसके बाद इनका एक पेपर जो पकड़ लिया इन्होंने, पेपर लगा हुआ है। जब होता तो पेपर आ जाता है, जब ईडी आ जाती है, चाहे रावत बड़ेरा हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे ये हो, आज तक उन केसों का समापन नहीं हुआ, सब सजा नहीं हुई, या क्या होगा वो नहीं हुआ। क्यों लटका रहे भाई? अभी तो चलान प्रस्तुत किया है, अब उसके बाद आएगा, कोर्ट फैसला करेगा इसका। नहीं, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं ना। अब भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी विदेश में क्या क्या बोलते हैं, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। वो तो आप बता चुके हैं, एक उदाहरण दे चुके हैं संजय जी, वो उदाहरण आप दे चुके हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? तो क्या एक नहीं, क्या राहुल गांधी जो बोला 65 लाख हमारे व्यक्ति बढ़े हैं, लोग बढ़े हैं, तो क्या गलत बोला? अच्छा, जो शिल्पी जी ने कहा, हिंदुस्तान की बेइज्जती कहां हो गई? शिल्पी जी ने जो मनसे को लेके कहा, मनसे को लेके जो कहा कि वहां मराठी न बोलने वालों के साथ मारपीट हो रही है। सर हमारी बात सुनिए तो जी। जब देखिए, आप टोकेंगे तो हमारी नहीं, मैं नहीं टोक रहा हूं, मैं नहीं टोक रहा हूं। सबसे बड़ी बात है, मराठी भाषा वहां पे बोली जाती है। मराठी उत्तर भारतीय चाहे हो चाहे कोई हो, सब मराठी बोलते हैं। और जहां तक राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे की बात है, तो इनमें मतभेद कभी नहीं रहा, मनभेद न कुछ भी नहीं रहा। कभी इनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई। अगर जैसे हमने महाविकास अघाड़ी बनाई थी, उसमें कांग्रेस एनसीपी शामिल थी। जिस एनसीपी से कोई चक्की पिसवा रहे थे, ये चक्की पीसिंग,
उस एनसीपी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। मतलब संजय जी, उद्धव जी भी इसके पक्ष में हैं कि महाराष्ट्र में जो रहेगा वो मराठी सीखना पड़ेगा। नहीं ना, हम तो खुद कह रहे हैं आपसे ना, ये बाला ठाकरे कहते थे कि हम उत्तर प्रदेश आएंगे, मैं कहूंगा जय हिंद जय उत्तर प्रदेश, मैं बिहार जाऊंगा जय हिंद जय बिहार। अरे मराठी भाषा की बात कर रहे हैं, मराठी भाषा की। नहीं, भाषा ही मैं बात कर रहा हूँ जी। भाषा तो ऑलरेडी वहां पे भाषा अप्रूव्ड है, मैं हिंदी यहाँ पे अप्रूव्ड है, यहाँ मराठी नहीं पढ़ाई जा रही क्या? उत्तर प्रदेश में मराठी पढ़ाई जा रही, बिहार में मराठी पढ़ाई जा रही क्या? या कहीं और पढ़ाई जा रही? हिंदी क्षेत्रीय भाषा तो नहीं है संजय जी, हिंदी क्षेत्रीय भाषा नहीं है। हिंदी मैंने क्या कहा आपसे? हिंदी जो उत्तर प्रदेश में हिंदी चलती है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, रूप दूसरा हो सकता है, वो नहीं कह सकते हैं। आपके राजस्थान में है, थोड़ा चेंज आ सकता है, लेकिन हिंदी मिक्स हिंदी है। तो अगर हमने हिंदी अगर वहां पे मराठी बोली जा रही है या मराठी में काम हो रहा है तो इसमें किसी बुराई नहीं मानना। चलिए संजय जी, भाई जब हम 30 साल तो वहां रह रहे हैं, संजय जी राजपुन साहब से उत्तर ले रहे हैं। पुन साहब, मैंने इसके पहले भी कहा था कि जो भी द्विवेदी जी ने आरोप लगाया है वो ध्यान में रखिएगा, उसका उत्तर चाहेंगे। और दूसरा, अभी हिंदी और मराठी की बात उठ पड़ी है। देखिए त्रिपाठी जी, जहां तक महाराष्ट्र की बात है और मराठी हमारी भाषा है, जो लोक भाषा है, स्थानीय भाषा, तो मतलब उसका बिल्कुल उसका होना चाहिए, उसका एक अलग, क्योंकि भाषाओं का हमारे देश में पूरा इतना बड़ा समन्वय है, इतना बड़ा, हर भाषा थोड़ी देर बाद हमारी हर भाषा चेंज होती है, हर पद्धति चेंज होती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो भी है, वो जो भी अपना वक्तव्य है, उसमें मनसा के बारे में नहीं कह सकते कि मनसा क्या कह रहे हैं। दूसरी बात यह है, देखिए त्रिपाठी जी, यहाँ पे मुद्दा यह है कि राहुल गांधी जी जो मेन मुद्दा है हमारा, राहुल गांधी जी के ऊपर है। और राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, अभी तो आज जहां शिल्पी जी बैठी लखनऊ में, और वहां पर आज एक पिटीशन है जिसके ऊपर 10 दिन के अंदर आंसर आना है कि राहुल गांधी जी को दोहरी नागरिकता के ऊपर एक जवाब देना है, जिसमें ब्रिटिश और भारत दोनों के ऊपर चल रहा है। और दूसरी बात, जो इन्होंने बॉस्टन में बोला शब्द, जो कॉम्प्रोमाइज शब्द इन्होंने यूज किया चुनाव आयोग के ऊपर, कॉम्प्रोमाइज, अब इस शब्द का थोड़ा हिंदी में हम इसका करते हैं कि समझौता करते हैं, यानी कि सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग का आपस में समन्वय, मतलब आपस में तालमेल है, समझौता हुआ है, तभी इलेक्शन जीतती है बीजेपी। अरे भाई, इलेक्शन जीत रही होती, अगर बीजेपी इलेक्शन जीत रही होती तो पूरी सीटें अपनी पूरी पावर से आ जाती। अगर इतना ही कुछ था तो अब 8500 रुपए तो आप यूपी में बैठ के लोगों को बेवकूफ बना के आ रहे, वहां पे लोग पर्चे ले लेके घूमते रहे इलेक्शन के बाद, जिन बेचारों को यह भी नहीं पता था कि क्या ये देना चाह रहे हैं और हमें मिलेगा क्या, वो कुछ नहीं, वो सब लोगों को बेवकूफ बनाया, उसमें कोई जवाब नहीं है कांग्रेस की किसी भी प्रवक्ता के पास। हमने बेवकूफ बनाया, हम तो लोगों को छल के आ रहे, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। आज राहुल गांधी की तारीफ करने के लिए यहाँ बैठे हैं, मोदी जी की बुराई करनी शुरू कर दी। अरे भाई, अपने देश का प्रधानमंत्री। राजसुमन जी, मैंने जितने भी सवाल प्रधानमंत्री पर लगाए, आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और बेवकूफ देश की जनता 5 किलो राशन में बन रही है, 2 करोड़ रोजगार। रितेश जी, और एक बात अरे रितेश जी, एक बात नहीं, समय हमारे पास 3 मिनट है। अरे हमारे पास 3 मिनट है, उसका उत्तर अमित जी देंगे। रितेश जी, अमित जी देंगे, फिर वही जी राज साहब। अरे सुनिए नितेश जी, ये वही कांग्रेस है जो अपने देश के ऊपर, अपने प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रही है, जहां पर विपक्ष में रह के भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी की तारीफ की हुई है। तो फिर ये वो कांग्रेस है, यहाँ पे ये आपके राहुल गांधी जी आज क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर बचा नहीं रखी राजसमन जी। आपकी पार्टी खत्म हो, आपकी पार्टी समाप्त हो चुकी है। अरे नितेश जी, बहुत दूर दूर बैठे हो आप, अगल बगल नहीं बैठे हो बहस इस तरह। मैं आप लोग सबसे अनुरोध यही कर रहा हूं, वो मुंबई में बैठे हैं, आप भोपाल बैठे हैं, तो इस तरह में बहस नहीं हो पाएगी कि आप सामने नहीं बैठे हो कि आप उनसे सवाल कर रहे हो, तुरंत उत्तर दे देंगे। देर से आवाज पहुंचती, देर से आती है। जी नितेश जी, अपना त्रिपाठी जी, नितेश जी जिस प्रकार से कह रहे थे, मैं ये कह रहे कि ये जवाब दो। अरे भाई, अपने प्रधानमंत्री के ऊपर तो कम से कम आरोप लगाना छोड़िए। देश के प्रधानमंत्री जब बन गए तो सबके हैं, आपके भी है, मेरे भी है, कोई मेरे अलग से प्रधानमंत्री नहीं है देश में, और आपके अलग नहीं है, कांग्रेस के अलग नहीं है, समाजवादी पार्टी के अलग नहीं है। जब आपके देश के प्रधानमंत्री पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आपका कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, अपनी माटी के प्रति। अगर यहाँ पे आपने जन्म लिया है तो इसका मतलब ये कि आपने देश। चलिए, अभी हिंदी और मराठी जो 65 लाख वोटों की बात है, उसमें यथार्थ क्या है, थोड़ा संक्षेप में रास्ता। देखिए उसमें कोई, अभी इसमें हमारे पास कोई इसमें वो नहीं है। 65 लाख कैसे वोटर बढ़ गए, उसमें क्या हुआ, क्या इजाफा हुआ, जो बिल्कुल मैंने पहले भी आपके इसी चैनल के ऊपर जवाब दिया था उसका, 65 लाख वोटर के ऊपर, कि बिल्कुल ठीक है, 18 वर्ष के ऊपर अगर कोई वोटर बढ़ गया है तो वो बढ़ेगा ही ना।
उसको क्या कहेंगे, भाई नहीं अभी तो 51 लाख हो चुके हैं, अब हम तेरे अगला भी वोटर लेंगे हम। भाई वो तो उसका प्रणाली है, उसके हिसाब से वोटर बड़े होंगे जिस प्रकार से जो भी बड़ा हो। तो इसमें कोई सत्यता की प्रमाणिकता जानने की मुझे लगता नहीं कि सामने को संदर्भ इसमें आ रहा है। अब बाकी संजय जी के पास क्या अपडेट आ रही है, अपने आप ही बनाए जा रहे हैं, वो क्या बनाना चाहते हैं वो बना ले, जो भी इन्होंने बनाया। चलिए हमारा समय भी समय समाप्त हो रहा। भूपेंद्र सुलेरिया जी बहुत संक्षेप में आपकी विशेष टिप्पणी। देखिए, आज जो विषय था आपका रखा हुआ था कि देश भटक गए, डिबेट काफी कुछ भटक गई और आपके उससे भी चली गई हाथ से, लोग बाग आपस में करने। बात यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि देश जो है 140 करोड़ लोगों का है और ये सबसे लोकतंत्रवादी देश है। इसमें नए नए यूनिफॉर्म आए हैं और लोकतंत्र के मजबूत बनाने के, चाहे चुनाव आयोग हो चाहे निर्वाचन आयोग राज्य का हो, तो इसमें दोनों पार्टियों का योगदान रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी पार्टी हो एक राजनीति विचारधारा से चलती है, उस विचारधारा का कैलकुलेशन लगाया जाता है और उसी से सत्ता की प्राप्ति की जाती है। और इतने बड़े नेताओं की स्पीच और उनके बीच में बहुत बड़ा उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनको जो स्ट्रेटेजी बना के देते हैं, इस तरह से स्टेटमेंट दिए जाते हैं। लेकिन मुझे ये सबसे बड़ी बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री या सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा कही गई हो चाहे विपक्ष के द्वारा कही गई, लेकिन उसका समीकरण देश की मतदाता में कन्वर्शन कैसे हो सकता है, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इस तरह से वचनों से बचना चाहिए और जो लोग इन लोगों को एडवाइस देते हैं वो महत्वपूर्ण है कि किस तरह से उसको कन्वर्ट करने के सत्ता के लिए अग्रसर कर रहे हैं वोटों को। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस चीज के पार्टियों को सोचना चाहिए, दोनों पार्टी के नेताओं को, क्योंकि देश नहीं रहेगा तो राजनीति और सत्ता कैसे रहेगी। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण कि देश रहेगा तो यह सब कुछ रहेगा और अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे देश की जो ग्रेडिंग है वो और गिरेगी। चलिए हमारा समय हो गया है। शिल्पी जी, थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य ठीक है अब? थोड़ा ऐसे समय पे आक्रोशित कम हुआ करिए, थोड़ा स्वास्थ्य के लिए। 10 सेकंड आपके पास है क्या सर? मैंने तो डिबेट लेनी ही छोड़ दी। मुझे पता है कि मेरा पाला किनसे पढ़ने वाला है, जिनके पास तथ्य नहीं है बस शोर। चलिए शिल्पी जी, मेरे अनुरोध पे आप आती है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देता हूं। मेरा अनुरोध आप स्वीकार कर लें। संजय जी, समय समाप्त हो गया है। 10 सेकंड आपके पास है? नहीं है, थोड़ा सा मैं अनुरोध करूंगा अगली बार फिर हम आप तो जुड़ते रहते हैं, ये बचा हुआ जो होता है ना। 10 सेकंड अगर हो तो मैं एक चीज बता दूं बस। 10 सेकंड आपका कहाँ होता है, वो 10 मिनट हो जाता है। कि राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज के लिए बाहर भेजा था। जी अपने एक जो उनका जो जा रहा था वहां पे, तो उसमें उनका सदस्य बना जी भेजा था और पैसे नहीं थे और अटल जी ने भी दुर्गा स्वरूप माना था इंदिरा जी को। तो ये राजनीति में सब चलता रहता था। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन आज ऐसी स्थिति है नहीं है। चलिए हमारा समय समाप्त हो गया, अगला बुलेटिन मेरा लेट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, अमित जी आपका, शिल्पी जी आपका, रितेश जी आपका, भूपेंद्र जी आपका और राजपूत साहब आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की राहुल गांधी के एक और बयान की, जिसे लेकर देश में तीखी सियासी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही। हालांकि अपने बयानों के पीछे राहुल गांधी का यह तर्क है कि वो भारत की असली तस्वीर दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को यह भी समझना चाहिए कि आलोचना और बदनामी में एक बारीक सा फर्क होता है। एक राष्ट्रीय नेता को यह भी समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए बयान सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वो भारत की छवि, निवेशकों के भरोसे और वैश्विक कूटनीतिक संबंधों पर भी असर डालते हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के साथ आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर। यह बात अकेले विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष को भी अंगीकार करना होगा कि देश की बात देश के अंदर ही रहे तो बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।